पाकिस्तान में कोई कॉमेडी कैफ़े नहीं है, किधर चले जाएंगे? जब हमने कराची में कॉमेडी सीन शुरू किया था 15-17 वीक्स में हमारे पास 28 नए परफॉर्मर्स परफॉर्म कर चुके हैं। पाकिस्तान इज़ नॉट द प्लेस टू बी अगर आप एक्टिंग में जस्टिस चाहते हैं। अच्छा ड्रामा प्रॉफिटेबल ही नहीं है, तो भैया जो बिकेगा वो बनेगा। एक फिल्म थी जो कि मैं 100 से ज़्यादा दफ़ा देख चुका था। कौन सी? ओके, दिल वाले दुल्हनिया ले जाए। ब्लैक एंड वाइट लोगों को समझ में आता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट ग्रे तक नहीं पहुंचा। जो अच्छे स्टोरी टेलर्स थे 4-8 उन्हें मोनोपोलाइज किया, उन्होंने किसी को सीखने भी नहीं दिया। तो ऑल द लेजेंड्स जिनका मरने पे हम मातम कर रहे होते हैं, जिनकी ज़िंदगियों पे हम रालें टपका रहे होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोनोपोलाइज किया था, जिन्होंने बढ़ने नहीं दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग ड्रामा बना रहे हैं उन्होंने अच्छा काम देखा नहीं है या वो अच्छा काम बना नहीं सकते। ये लम्स IBA से पढ़े हुए लोग आपको बिठा के समझा रहे होंगे कि ड्रामा वो वाला बनाओ जो कि मेरे लिए मत बनाओ। दे विल इंस्ट्रक्ट यू, you make it for the masses. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे मेहमान फ़हीम आज़म साहब हैं. He's a writer, a director, a producer, an actor, an acting coach, a stand-up comedian, और कुछ मैंने मिस किया है. इंसान तक रहते हैं नहीं माशाल्लाह, उस तक आपको इंट्रोड्यूस करते करते आधा एक घंटा लग गया. मैं ब्रोशर साथ रखता हूँ अपना, लोग साथ पढ़ लेते हैं उसको जितना. मैं आपकी टेड टॉक्स देख रहा था माशाल्लाह. बाय द वे वो भी आपने 3-4 तो मैंने देखी थी, पता नहीं आपने कितनी की है. हाँ, तो उसमें से एक जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी ना, वाज व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट हाउ यू सी योर सेल्फ इन पीपल. तो मतलब आपको अपना आप जब नज़र आता है लोगों में, एंड आई थिंक मैं जब वो देख रहा था तो सोच रहा था कि दैट इज़ व्हाट मेक्स अ गुड स्टोरी टेलर, राइट. अगर आप एक रिलेटेबिलिटी सब में एक फ़हीम आपको नज़र आता है तो फिर आप उस तरीके से एक अच्छी कहानी भी सुना सकते हैं, और एक तरीके से एम्पैथेटिक होना ना एक स्टोरी टेलर का, कि यू कांट टेल अ स्टोरी और एक्ट आउट अ स्टोरी विदाउट बीइंग एम्पैथेटिक. तो ये जो स्टोरी टेलिंग वाली मीडियम है, एक तो आप इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं, बट दिस पार्ट ऑफ एम्पैथी, हाउ मच डू यू थिंक प्लेज अ पार्ट इन व्हाट यू डू? आई थिंक इट्स वेरी वेरी एसेंशियल. प्रॉब्लम ये है कि मैं कभी कभी वो होता है ना, आपको टाइम आता है, आप लो फील कर रहे होते हैं, तो आपको होता है यार ज़िंदगी में प्रिविलेज्ड होते हैं तो क्या ही बात होती है, ज़िंदगी सेट हो जाती है, ऐसे मतलब आसान हो जाती हैं चीज़ें. बट आई थिंक दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड पर्सनैलिटी कह लें, वेयर आई हैड दी अपॉर्चुनिटी टू लिव इन कि मैं मतलब गाँव तरीन गाँव होता है जहाँ लाइट भी नहीं होती, वहाँ पे भी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ फिर मतलब हर लेवल पे स्मॉल टाउन से लेके बड़े टाउन, बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन, फिर मेट्रो में भी लाइक अच्छी खासी हर तरह की ज़िंदगी को देखना, टू बी एक्सपोज टू ऑल ऑफ दैट was a great gift I think. और वो उससे मुझे एक्सपोजर, हाँ, बहुत कुछ जैसे होता नहीं है कि मैं कनेक्ट कर पाया हूँ ढेर सारी चीज़ें लोगों के साथ. वो बहुत सारी चीज़ें जो हम बड़े आराम से मुंह फाड़ के कह देते हैं, असल में गरीब जो है ना अपनी वजह से गरीब है. अब ये मतलब मेरे दिल को ना बहुत ज़ोर से लगती है, इसलिए कि तुमने नहीं देखा ना गरीब को गरीब होते हुए, बनते हुए, गिरते हुए, और उसकी उठने की स्ट्रगल में वो जितना ज़लीलो ख्वार होता है, वो जितनी मुश्किल से गुजरता है कि मैं किसी तरीके से गरीब ना रहूं बस, और वो खर्च हो जाता है वो ज़िंदगी में. और फिर उस खर्च, अब ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल है कि थिंग्स दैट वी वेरी कैजुअली से, वो उसकी जो सोल है और उसका जो एक अंदर की कहानी है वो हमने चूँकि नहीं देखी होती, इसलिए हम अपने आप को बड़े फिलोसॉफिकली इक्विप्ड करार दे देते हैं कि ओ माय गॉड मैंने कैसी बात कर दी है, गरीब जो है ना अपनी वजह से गरीब. तो वो मुझे बहुत हेल्प होती है इस चीज़ से कि मैं वो जब व्हेन आई एम क्राफ्टिंग अ स्टोरी, व्हेन आई एम शोइंग वन पर्सन, व्हेन आई एम ट्राइंग टू बिल्ड कैरेक्टर, तो वो उस कैरेक्टर के पीछे की कहानी क्या है, और वो किस किस तकलीफ़ से, किस किस मुसीबत से गुजरा होगा, अकेले बैठ के क्या सोचता होगा, कहाँ गिरा होगा, कहाँ उठा होगा, जो हमें चेहरे पे नज़र आ रहा है. सॉरी बात लंबी कर रहा हूँ, बट जो किरदार हमें सामने नज़र आ रहा होता है, अगर उसके पीछे की कोई डिफरेंट रुदाद या वारदात नहीं है, तो इससे ज़्यादा प्लेन और बोरिंग कैरेक्टर और कोई नहीं होगा.
फ़नी कैरेक्टर है और वो हर वक्त फ़नी है तो मुझे घबराहट होती है, मुझे टेंशन हो जाती है कि इसका मतलब ये कि ये बेचारा कहीं ऐसी डिप्रेशन का शिकार है जिसका मुझे पता ही नहीं लगने दे रहा है, यू नो, हैज़ टू हैव अनदर लेयर, हैज़ टू हैव अनदर डेप्थ ऑफ ईच पर्सन दैट वी टॉक टू। कोई बहुत एरोगेंट है तो उसके बेचारे के अंदर एक बहुत सख्त डरा हुआ इंसान मौजूद होगा जिसकी वजह से वो इतने उछल के आपके ऊपर आ रहा है कि कोई देख ना ले कि मैं पीछे से कितना डरा हुआ हूँ। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे ऑफ कोर्स हेल्प डेवलप दीज कैरेक्टर्स। और कहानी तो फिर इन किरदारों की है ना, यू आर टेलिंग अ स्टोरी ऑफ ए पर्सन जो कि मुख्तलिफ जिसके वो हैं एरियाज़ हैं, जिनको फैसेट्स हैं जिसको आप कवर कर रहे होते हैं। और आपने अभी एक बात की जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और मैंने जनरली इसके बारे में बड़ा सोचा भी है, जो कमेडियंस होते हैं ना या फ़नी पीपल, एक फिल्म भी थी एक्चुअली कॉल्ड फनी पीपल जो दैट काइंड ऑफ टचेस ऑन दिस, लेकिन जनरली जो मैंने नोटिस किया जो बहुत बहुत मज़े की आपको हंसाने वाली आवाम होती है, वेदर दैट्स इन हॉलीवुड यहाँ पे कहीं भी, दे यूजुअली हैव बिन थ्रू वेरी टफ सर्कमस्टेंसेज। और आपने बात की कि वो शायद एक मास्क पहनते हैं या वो एक तरीके कार ढूंढते हैं टू गेट आउट ऑफ दैट, या दे आर एबल टू लाफ एट देमसेल्व्स बिकॉज वो एक बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर पाए हैं। डू यू थिंक देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रगल एंड कॉमेडी? क्योंकि जो मैंने देखा है, वेदर दैट्स जिम कैरी, रॉबिन विलियम्स और इवन हियर कमेडियंस हियर, they've it is the ones that have struggled जो actually are funny. हाँ, because you know you're made to for example I was I think 16 when my father passed away. तो जब तक वो होता है ना आपके ऊपर एक शेल्टर होता है। अब शेल्टर आपको ना एक ऐसी जोन में रखता है जहाँ पे आपको साथ साथ बताया जा रहा होता है तुमने पढ़ाई करनी है, सोचना सूचना कोई नहीं तुम्हें यू नो। तो जब आप पे ये जिम्मेदारी है कि आप सोचना नहीं है आपने, आपकी एक लाइन सेट है, आपका एक डायरेक्शन सेट है, और हल्का सा भी इधर उधर हुए तो या आपको घर वाले रोक देंगे, दोस्त साथ रोक सकते हैं, या आपको मजहबी लोग रोक देंगे, या कल्चर के नाम पे बहुत। तो जब इतनी रोक टोक होती है ना तो फिर आप इंतहाई बोरिंग किस्म के इंसान होते हैं। सो मैं काफ़ी अरसे तक मेरा टीन पूरा माशाल्लाह 3 डब्बे में ही गुजरा है। बिन अ वेरी बोरिंग पर्सन। मैं कभी ह्यूमर के साथ या इस तरह की एक्साइटिंग स्टोरी टेलिंग और दिमाग का जो एक बम फटते हैं छोटे छोटे, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो जब शेल्टर निकलता है तो फिर आप यूर फोर्स्ड टू थिंक अबाउट थिंग्स। जब आप सोचते हैं कि अच्छा, आप सिर्फ यही सोचना शुरू कर देना कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो अब यू आर मेड टू नाउ थिंक अबाउट अदर रियलिटीज़। लोगों को आप देखते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, तो जितनी ज़ाहिर है आप मुश्किल में घिरते जाते हैं उतना आप कोशिश करते हैं कि अच्छा इसका मैं किसी तरीके से सॉल्व करूं। उनमें जो थोड़े बहुत आर्टिस्ट तबीयत के लोग होंगे या सेंसिटिव होंगे, एम्पैथ्स होंगे, तो वो फिर किसी ना किसी हवाले से, किसी ना किसी तरीके से अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल लेते हैं। साइकोलॉजिकली अपने आप को कुछ ना कुछ अपनी एक कंफर्ट क्रिएट कर लेते हैं। वो कोपिंग मैकेनिज़म्स के नाम से दुनिया में जानी जाती है अक्सर ये चीज़। तो वो जब आप निकल आते हैं उससे तो फिर इट कम्फर्ट्स यू टू लाफ अबाउट इट, इट कम्फर्ट्स यू टू यू नो शो टू पीपल दैट आई एम कंफर्टेबल विद इट, आई एम ओनिंग इट, एंड दैट्स वेयर आई थिंक अ लॉट ऑफ कॉमेडी कम्स फ्रॉम। ज़ाहिर है और भी लोग होते हैं जो फ़नी होते हैं, जिन्होंने जो प्रिविलेज उससे आए होते हैं, बट ये कि स्टिल ऐसा भी नहीं है कि प्रिविलेज में स्ट्रगल नहीं है। बिल्कुल, वो एक डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल, वो एक अलग बात है। वो अभी रिसेंटली मुजम्मिल का वो बेचारे, पहले तो वो गुस्से में उसने बर्गरों को डिफेंड कर लिया, फिर वो अब उस पर गुस्से हो रहे हैं कि यार ये आपने क्या कर लिया। तो यू नो वो है, जाहिर है हर किसी की, मैं समझ सकता हूँ कि वो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से। तो उसमें भी एक अपनी स्ट्रगल है, उसमें भी पीपल गो थ्रू दीज लाइफ के चैलेंजेस जो कि मोर साइकोलॉजिकल इन शेप होते हैं, एंड देन उससे स्ट्रगल करते हुए यू कैन टर्न आउट टू बी अ रियली गुड। और आपको कभी भी नहीं पता होता किसकी स्ट्रगल किस तरह की गई है, क्या हुआ है। एंड आपकी पर्टिकुलर बात अगर मैं करूं तो आपने बताया कि आपकी टीनेज लाइफ थोड़ी अनइवेंटफुल थी, तो क्या वक्त था वहाँ पे इन योर लाइफ जहाँ आपने कहा यार पता है मैं ना,
आई नो कि आपने बहुत यंग एज पे सोचा कि मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन कब वो वक्त था वो यू लाइक कि पता है मैं एम टेक द प्लंज? अच्छा नहीं, मैंने कभी एक्टर बनने का नहीं सोचा था। अच्छा। मैं एक्चुअली आई वाज मतलब एक्टिंग उस तरह से हुई है कि मैंने एक्चुअली स्टोरी टेलिंग से ही मेरी कहानी शुरू हुई थी कि मुझे कहानियाँ आनी शुरू हो गई थी दिमाग में। आई यूज्ड टू मेक बिल्ड सिनारियोज, और वो मुझे पता लग रहा था, मैंने एक सिनारियो बिल्ड किया, वो यहाँ पे पहुँचा, मैंने कहा ओए ये तो फिल्म बन गई। फिर कुछ अर्से बाद वो जो सिनारियो मैंने बिल्ड किया था उसकी मैंने फिल्म देख ली, मतलब उसी चीज़ उसी टाइप की। एंड आई रियलाइज्ड कि ओके, वो जब मैंने सोचा है और किसी ने एक हिट फिल्म बना दी है उस तरह की कहानी पे, तो दैट मीन्स कि मेरी कहानी में थोड़ा बहुत तो पोटेंशियल होगा। वो तो बनाने से ताल्लुक़ रखती है अब कि इसको बनाया कैसे जाए, या उसके साथ सलमान खान है कि नहीं है। मेरी कहानी में अभी मैं ही सलमान खान है। तो सो वो वहाँ से शुरू हुआ था। एक्टिंग तो बिकॉज मुझे ये सब करना था, तो बस कभी थिएटर में पहुँचे तो चलो एक्टिंग कर ली, चलो लोगों को दिखाया कि ये मैंने लिखा है, देखो कैसा होता है, तो चलो एक्टिंग कर ली। ऑल ऑफ दोस, ऑफ कोर्स आई एंजॉय एक्टिंग अ लॉट, बट स्टोरी एक्टिंग में भी it's important that through a character I'm telling a story, because if that doesn't happen, I have been through acting gigs जो कि मैंने बिल्कुल enjoy नहीं किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है और ये कौन है और ये कहाँ से आया है। तो जब मैं वो परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं जुमले बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मैं इससे बेहतर आप मुझे मैं सामने पेपर रख देते, मैं पढ़ देता, इतना एक्सप्रेशन तो मैं ऑडिशन में भी दे देता हूँ। सो व्हेन यू आस्किंग कि कब ये फील हुआ, आई थिंक the more of it has to do with the person that I was becoming. ऐसा नहीं था कि मैं कोई मेरा कोई फिल्मों के लिए पैशन जाग गया या ये हो गया वो हो गया। वो लाइफ डज थिंग्स टू यू एंड थिंग्स आप यूँ समझ लें कि एक छोटा सा बम बस अपने अंदर ही फटा। इट वॉज लेट टीन्स, 18, 19, 20 के टाइम्स पे। I was of course questioning a lot of things, and those questions were coming from I was trying to be the really good kid कि जी मैं हमेशा अच्छा बच्चा बनने की जो हमारी मिडिल क्लास या वो होती है ना, एक स्ट्रगल होती है, क्लास वाला बच्चा जो होता है। या अब फर्स्ट में आ नहीं सकता तो मैं क्या करूं, मैं फिर नेक बन जाता। अच्छा अपने दीन और ईमान ढूंढ लिया। तो पढ़ाई हो नहीं रही, तो फिर वो जाहिर है जब आप उसको फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि यार ये बंदा बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, इंसान ठीक नहीं लग रहा, लेकिन अब मुझे इसकी बात माननी है क्योंकि ये जो है ये इज सपोज्ड टू बी राइट। तो फिर यू स्टार्ट आस्किंग दीज क्वेश्चंस। अब मैंने जब वो सब कुछ फिगर आउट करना, जब पूछना शुरू किया, तो इट मेड अ लॉट ऑफ पीपल वेरी अनकंफर्टेबल, एंड व्हाट इवेंचुअली इट वाज गोइंग टू डू वाज कि मैं अपने सवालों में इस हद तक चला जाऊं कि उसके बाद फिर देयर वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ जाता है कि अगर मुझे जवाब मिल गया तो बच्चे फिर तुम लोगों की खैर नहीं है। ये मेरा स्टेज आ गया था, और ये मतलब मेरे साथ लाइफ में इट सॉर्ट ऑफ हैपेंड ओवरनाइट विद इन अ स्पैन ऑफ अ वीक। मैंने डिसाइड किया कि ओके नाउ देयर इज नो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया। नाउ आई एम गोइंग आउट टू सीक माई आंसर्स, आई एम गोइंग टू स्टेप आउट। आई स्टेप्ड आउट and I kind of found my answers, and that sort of changed the person that so I am no more the us week ke baad I was no more the person that I was. I just became this new being that I was even unaware of. वो जो बातें कर रहा था, वो एक नया लड़का था जो कि जो बातें कर रहा था, वो मैं साथ बैठा सोचता था, मैं इधर बातें करता था, मैं सोचता था ओए ये तूने कहाँ से सीखी है। And then I would say something like ओए ये कब हुआ। तो I became a completely new person. So in order to go through that, you have, मुझे ये लगता है कि you have to find a place in your heart that becomes very sensitive, सेंसिबल नहीं कहना चाहिए, बट हाँ वेरी वेरी वल्नरेबल टू एवरीथिंग दैट यू आर रिसीविंग। कोई फीलिंग आप रिसीव कर रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हैं, कोई बात आप किसी की सुन रहे हैं, किसी का रोना देख रहे हैं, किसी का हंसना देख रहे हैं। ऑल ऑफ दिस यू हैव टू देन एब्जॉर्ब, बिकॉज आप लाइफ के एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे आपको लाइफ और डेथ का डिसीजन लेना है, एक बहुत बड़ा फैसला लेना है। And you have to become a new person. So I think what that did to me was that I became an artist during that week. So ये था। हाँ, उस प्रोसेस में ज़ाहिर है मैं फिल्में देख रहा था। एक फिल्म थी जो कि मैं 100 से ज़्यादा दफ़ा देख चुका था। कौन सी? ओके, दिल वाले दुल्हनिया ले जाए।
SRK fan? No, Kajol fan. अच्छा, yeah. अच्छा. Wasn't watching it for SRK. चलिए, you are the first person जिसने कभी शायद दिलवाले देखी है काजोल के लिए. तो वो मैं देख रहा था, और चूंकि आप 100 दफ़ा देख चुके होते हैं तो आपको ना उसकी नुआंसेस आहिस्ता आहिस्ता स्टडी, आप कभी हमें नहीं पता होता था कि ये नुआंसेस भी होती हैं. कुछ चीज़ कोई पीछे की क्या कहानी हमें क्या पता, हमारा तो अगला यूं कर रहा है तो हम कह रहे हैं आज जानी सेट है, कह रहे पलट पलट, वो पलटी, हमने कहा आज जानी ज़बरदस्त मज़ा आ गया. तो हमें क्या पता पीछे क्या हो रहा है कि उस पलट में 6 दफ़ा उस पलटी है बेचारी. कभी सुबह से लगी हुई है, सुबह से लगी हुई और थकी हुई और बीच में डांटती भी हो गई, मैं थक गई हूँ पलट पलट के. तो when I watched it for so many times, जाहिर है फिर आप और चीज़ें देखना शुरू हो जाते हैं. वो चीज़ें, जुमले तो आपको याद हो गए हैं. अब आप ये सोचते हैं कि अच्छा ये पीछे असली सूरज है या नकली सूरज है. फिर आप ये देखना शुरू हो जाते हैं कि ये खेत में गंदे नहीं हो रहे होंगे. So when I started asking all of those questions, तो मुझे उसकी nuances समझ आनी शुरू हुई. मुझे पता लगा things that I started liking was backstage. जैसे होता नहीं है BTS, उस टाइम पे एक आया करता था बजाज की लहरें, सोनी पे था, स्टार पे था, मुझे भी याद नहीं है, बट वो बजाज की लहरें करते होता था, वो सेट पे चला जाता था और लोग एक्टर्स के और उनके इंटरव्यूज के, तो मुझे वो बड़ा फैसिनेट करता था कि ओए ये तो वो दुनिया है जो मैंने फिगर आउट की है. आपने बाहर देखी जो. हाँ, अब यू लिविंग इन मुल्तान, डेरा इस्माइल खान, ये चीज़ें ज़ाहिर है आपको देखने को नहीं मिलती, सुनने को भी नहीं मिलती. नोबडी विद एक्सपोजर वुड टेल यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बट वो बस वो टीवी की दुनिया में मैं फिर घूम के उसको तलाश करता था. सो आई थिंक द टू ऑफ देम मेट, द पर्सन दैट आई वाज बिकमिंग एंड द nuances ऑफ द स्टोरी टेलिंग दैट आई वाज फिगरिंग आउट ऑफ द फिल्म मेकिंग. स्टोरी टेलिंग तो साथ चल ही रही थी, बट ये कि फिल्म मेकिंग की जो nuances हैं वो जब पता लगनी शुरू हुई तो आई थिंक द बोथ कनेक्टेड. What was the first time जब आपने इस एक तो हो गया ना enthusiast sort of आपने देखना शुरू किया, आपने चीज़ें समझना शुरू की. What was the first thing you did and how different was it in your mind to the reality of what it is? It was, I mean, I can't say that it was an interesting story because it was an interesting story for me or for us. वो मैं यूनिवर्सिटी में था, वो डेरा इस्माइल खान की गोमल यूनिवर्सिटी कहलाती है. तो नॉर्मली किसी को उसका पता नहीं होता तो मैं गोबर यूनिवर्सिटी कह देता हूँ उसको, जस्ट टू कैच देम ऑफ गार्ड. बट ये कि आई वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ बिकॉज इट वाज कम्प्लीटली, मतलब नो, जो कहते हैं बेफिक्री. ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं एक बेफिक्री जी रहा था. हालांकि ऐसी बेफिक्री होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि उधार के पैसों पे सेल्फ फाइनेंस पे पढ़ रहा था मैं, तो होनी नहीं चाहिए थी. आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे? कंप्यूटर साइंस पढ़, फिनिश की डिग्री? हाँ, फिनिश की. बस मरमरा के किसी तरीके से, मरमरा के मीन्स कि अच्छी पोजीशंस वगैरह अच्छी ले ली, लेकिन ये कि द डिज़ायर ऑफ इट कि जी अच्छा ये करना है नहीं करना, वो बीच में ख़त्म हो गया था. तो आई रैन टू इस्लामाबाद और मैं यहाँ पे अजीब अजीब हरकतें करता था. सो वो उस टाइम पे हमने 1 साल तो गुजार लिया और शुगल मस्ती कर लिया. मतलब वो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो कल परसों भी मैं किसी को कह रहा था कि भाई हर बैच का और हर स्टूडेंट का ख्याल ये होता है कि हमारा जो टाइम था ना, हमारा जो बैच था वो बहुत ही रम्मी बैच. तो हमारा भी यही ख्याल है. लेकिन हमारे बैच का सिर्फ मसला ये है कि जो हर बैच के बहुत ही रम्मी लोग होते थे ना, वो कहते थे कि हमारा जो बैच मतलब आप उनको भी आउटसाइड कर रहे थे. हाँ. द एडवांटेज वाज कि ना हमारे पेपर्स चेक टीचर्स करते थे, ना पेपर सेट टीचर्स करते थे. सो टीचर्स को हमने तंग किया हुआ था, उनकी ज़िंदगी अजाब बनाई हुई थी. तो पेपर आता भी बाहर से था, चेक भी बाहर होता था. दैट्स व्हाई वी वुड गेट पोजीशंस एज वेल. तो हमें पढ़ाई का भी कोई इशू नहीं था. वो एक मोमेंट जिस पे उनको चेक करना था उसमें हम सब फेल हो गए, पूरी क्लास फेल हो गई. तो बिकॉज उनको वो मौका मिल गया ना कि अच्छा चले. तो ये हालत थी कि पूरी क्लास को फेल करना उनके लिए पॉसिबल था. सो उस टाइम पे बस वो हमें वेलकम पार्टी देनी थी कोई. तो वेलकम पार्टी के टाइम पे अब क्या बच्चे हम लगे हुए हैं, मतलब एक तैयारी शारी कर रहे हैं, कहाँ डेरा इस्माइल खान में क्या आप इंटरेस्टिंग करेंगे. तो लड़कों को 2-3 हमने स्किट बनाए. तो लड़कों ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, दफ़ा करो इसको, म्यूजिशियन को बुलाते हैं, वहाँ पे एक परफॉर्मर है बाला मिरासी. तो इकबाल नाम होगा उसका और वो बड़े फ़नी गाने शाने गाता है. तो उनका जी बाले मरासी को सडेने तो वो आके परफॉर्म करेगा. आई वाज लाइक नो, मैंने बहुत अरसा इंतज़ार किया है टू मेक समथिंग दैट कैन बी परफॉर्म्ड और टू परफॉर्म समथिंग, यू नो. तो आई टुक दैट कॉल कि जी नहीं, बनाते हैं, करते हैं. तो फिर जो भी हमने सोचा हुआ था उसमें हमने रिहर्सल शुरू की, बनाना शुरू किया, सारा कुछ किया, नोइंग दैट वी आर गोइंग टू फेल, इट्स गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर, वी डोंट नो हाउ टू डू इट. सिर्फ मुझे पता था कि अच्छा मैं थोड़ा बहुत कर सकता हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था. अब मैं जब स्टेज पे हम पहुँचे तो मेरी तवज्जो सिर्फ उन पे,
तो एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर बीइंग ऑन स्टेज, मेरी एंग्जाइटी या मेरा नर्वसनेस या मेरा स्टेज फ्राइट वो ज़ीरो हो गया. वाई? बिकॉज आई वॉजंट इवन फोकस्ड ऑन मी. हाँ, कि मेरा कि मैं कैसा लग रहा हूँ या मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, बिकॉज आई वाज सो फोकस्ड ऑन कि दूसरे ठीक कर रहे हैं, वो चीज़ तैयार है, वो चीज़ तैयार नहीं है, ये वो. तो एक तो वो जो कहता है ना आसान हो गया मेरे लिए. एंड प्लस इट टर्न्ड आउट टू बी अ बिग हिट. Everybody loved it. Everybody loved our skits. It was like a crazy ending के बस आप आप goose bumps लेके और आप बैठे हुए कि ये क्या हो गया हमारे साथ, रोंगटे खड़े हो गए हमारे. एंड देन तो वो एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर मिला. हालांकि क्या होता है मतलब कि छोटे छोटे स्किट्स को किसी ने किसी यूनिवर्सिटी में देखा हुआ है तो उसको हमने रिफाइन कर लिया. एक हमने वायरस बनाया हुआ था, चेरनोबिल वायरस उस टाइम पे आया हुआ था, तो हमने एक वायरस बना लिया कि चल तू कंप्यूटेबल के पीछे जाके कहीं कि मैं वायरस हूँ, मैं फलाने टीचर के उसमें कंप्यूटर में घुस गया हूँ, मुझे यहाँ ये नज़र आ रहा है, मुझे वो नज़र आ रहा है. Those kind of things. But it just gave a very good booster to the confidence कि अच्छा ये कर सकते हैं. Yeah, when I was in high school, तो खैर I mean nothing of your level, लेकिन I just did some plays and directed and stuff. मुझे हमेशा ये question मैं I asked people I know in the fraternity, actors etc. जो एक लाइव ऑडियंस होती है ना, एंड आप तो स्टैंड अप भी करते हैं एंड थिएटर एंड एवरीथिंग, आई थिंक यू हैव अ शो कमिंग आउट एज वेल, लेकिन जो वो फीलिंग होती है of live. I understand the beauty of cinema and I understand the beauty of कि यार वो एक बहुत मैस लेवल पे जाती है, लेकिन वो जो लाइव ऑडियंस के सामने उस मोमेंट में परफॉर्म करना, वो आपको तालियां भी उसी वक्त मिलेंगी ना. ऐसे नहीं है कि कोई आपको 2 हफ्ते बाद आके बताएगा जी अच्छी लगी फिल्म या ड्राफ्ट अच्छी लगी, एडिटर बता रहे हैं कुछ ऐसे. That drug like feeling, I mean, is that how much do you live for that and how much do you prefer that, or is it the same for you when you're acting in a film or directing a film as well? Yeah, I think of course it's not the same. The feeling of audience responding to you वहाँ पे, वो उसका तो दुनिया भर में आप चले जाएं तो वो जवाब आपको यही मिलेगा कि उससे बेहतर कोई फीलिंग नहीं है. हाँ, ये ज़रूर है कि एक स्टेज ऑफ लाइफ होती है, उसमें यू काइंड ऑफ लिव फॉर इट. मेरा ज़ाहिर है वो थोड़ा सा चेंज होता रहा है. अभी रिसेंटली वी हैव डन लाइक जो अभी प्ले हम कर रहे हैं मेरी शादी मेरी मर्जी, तो उसमें उसकी हमने ओपनिंग परफॉर्मेंसेस कर ली हैं. मतलब वो एक लॉन्च जिसे कहते हैं ना, वो लॉन्च एक हो चुका. तो वो उसमें मैं प्ले पे फोकस ही नहीं था, मेरा फोकस ही होता था व्हाट आई वुड एंजॉय वाज कि मैं स्टेज के पास बैठ के और बस लोगों को देखता था कि इफ़ दे आर एंजॉइंग व्हाट वी हैव मेड, हाउ आर दे रिएक्टिंग, बहुत मज़ा आता है मुझे उस चीज़ का, और हर किसी को आता है. आई थिंक इफ़ यू स्पेशली व्हेन यू आर डूइंग कॉमेडी तो यू वांट टू, इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक पीपल लाफ, एंड व्हेन यू आर एबल टू डू इट तो इट यू चेरिश दैट फीलिंग. सो उसका तो कोई मुकाबला नहीं है. सो अगर आप रिकग्निशन, फेम, कुछ ज़्यादा पैसे और इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म की जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर वो सीख नहीं कर रहे हैं तो यू कैन लिव फॉर दैट फीलिंग. यू कैन लिव योर होल लाइफ टेलिंग स्टोरीज ऑन स्टेज और डूइंग कॉमेडी ऑन स्टेज एंड स्टफ. बट वो फिल्म हम किसी और उससे करते हैं. फिल्म हम एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए और अपनी बात का इम्पैक्ट बनाने के लिए. मैं तारे ज़मीं पर थिएटर पे कर दूं तो 17-18 लोगों को अच्छी बात समझ में आ जाएगी, बट हाउ इट इम्पैक्टेड 17-18 हज़ार या कई लाख लोग इज़ डिफरेंट, इज़ यू नो. एंड आप यहाँ आपका फैसला है कि डू यू लिव फॉर अ फीलिंग और डू यू लिव फॉर इम्पैक्ट. बस ये एक फ़र्क आपको डिसाइड करना. आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वही वाली बात है ना, द इम्पैक्ट ऑफ अ फिल्म इज़ मैसिव. लेकिन बिफोर वी गेट टू द फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट, आई वांट टू गेट टू दैट. लेकिन पहले मैंने आपसे स्टैंड अप पे, अभी हम बात कर रहे हैं तो स्टैंड अप पे आते. मैंने आपको पहली दफ़ा देखा था कॉमेडी स्क्वायर, आई थिंक इज योर ग्रुप. पहली बात तो रिस्पेक्ट सिर्फ इधर हो गई थी जब आप इस्लामाबाद में स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे थे, तो आई वाज लाइक यार चलो गुड यार, आप लोग मतलब टफेस्ट क्राउड इन. मैं जिस दिन आया हुआ था ना, एक कोई आर्मी का बॉय आया हुआ था और आप सब ना उसे तंग कर रहे थे, और मैं पूरे टाइम आई वाज फीलिंग नर्वस फॉर यू गाइस कि यार अभी उसने कोई 2 फ़ोन करने, आप लोग ने इसके बाद जिंदा रहना नहीं रहना मुझे नहीं पता. और वो ना ही वाज विद हिज आई थिंक गर्लफ्रेंड और समथिंग, एंड यू गाइस वुड keep poking, and he did not laugh once. You know, एक हो ना कि वो थोड़ा enjoy कर रहा हो, साथ साथ हंस रहा हो, तालियां बजा रहा हो, कुछ भी नहीं. और मैं सोच रहा था कि यार बिफोर आई इवन गेट इनटू स्टैंड अप कॉमेडी और वो सारी चीज़ें, जस्ट द फैक्ट कि आप लोग ये इस्लामाबाद में करें. आई अंडरस्टैंड कराची, लाहौर, आई बीन टू सम शोज ओवर देयर, वो ऑडियंस डिफरेंट है, थोड़ी समझदार होना शुरू होगी, थोड़ा कैन टेक अ जोक, राइट.
इस्लामाबाद में स्टैंड अप कॉमेडी करना कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? Yeah, frankly speaking, I still have to, find that difference. हाँ, मैं लाहौर का थोड़ा सा फ़र्क बता सकता हूँ. हम एक बड़ी डिफरेंट तरह की ऑडियंस को केटर करते हैं. सो अगर मैंने शो रखा है तो आई वुड एक्सपेक्ट पीपल लाइक यू टू कम, So I don't think you in Karachi, a person like you in Karachi, a person like you in Lahore, a person like you in Islamabad are going to behave differently. बिल्कुल सही. सो वो एक ख़ास एक यूँ कह लें कि मैं लफ्ज़ क्लास का नहीं यूज़ करना चाहता, लेकिन हाँ एक तरह का मिजाज होता है ना कि अच्छा स्कूलिंग, एक डिफरेंट तरह की स्कूलिंग से लोग आए होते हैं, एक डिफरेंट तरह का एक्सपोजर टू कंटेंट होता है, तो आपने वो सब देखा हुआ है, तो आप आते हैं तो अच्छा ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड आर टाइप ऑफ. तो हम में से ही कोई अगर उन्हीं परफॉर्मेंसेस के बीच में एक ऐसी परफॉर्मेंस आ जाए ना विच इज़ परफेक्ट फॉर फैसलाबाद और विच इज़ परफेक्ट फॉर डेर इस्माइल खान, तो वो शायद आपको पुट ऑफ कर सकता कि यार ये मतलब थोड़ा सा ज़रा ऑफ हो गया ऐसे. सो चूँकि हम उस तरह की ऑडियंस को केटर कर रहे होते हैं, इसलिए फ्रैंकली मुझे ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं महसूस हुआ. परफॉर्मर्स के साथ आने वाले दोस्त यार, उनमें एक्सेप्शंस अपार्ट pretty much सिमिलर क्राउड होता है. हाँ, लाहौर आप जाते हैं तो लाहौर में चूँकि परफॉर्मर्स, अभी चूँकि हमने कराची और इस्लामाबाद में ये बड़ी सख्ती रखी हुई थी कि कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए. आपका एक भी जोक अगर किसी के जोक से मिल रहा है या कुछ हो रहा है तो इट्स प्रॉब्लमैटिक. मेरे भी जोक्स दूसरे लोगों से मिले हैं. अभी वो एक टाइम था, मैंने वो एक चीज़ 3 तलवार को मैंने पता नहीं 2 तलवार को 2 शलवार से कुछ कनेक्ट कर दिया, 3 शलवार से कनेक्ट कर दिया. तो मैंने पोस्ट डाल दी, तो किसी ने मुझे टैग किया और मैं उसकी प्रोफाइल पे गया तो मुझे पता लगा कि वो ऑलरेडी बना चुका है. तो इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू रिमूव इट बिकॉज वो पहले सोच लिया है, उसने ये कर लिया है. तो ऐसा नहीं है कि तो अजारादारी उस तरह से हो नहीं पाती, बट स्टिल वी कीप अ लॉट ऑफ चेक. लाहौर में चूँकि वो चेक उस तरह से रखा नहीं गया, तो हाँ वहाँ पे आपको बहुत सारे मुख्तलिफ तर्ज के लोग मिल जाएंगे, मुख्तलिफ तरह के लतीफ़े सुनाते हुए लोग मिल जाएंगे. प्लस वहाँ ज़ाहिर है पंजाबी कॉमेडी का इतना ज़ोरदार इन्फ्लुएंस है कि जब तक वो बीच में इनकॉर्पोरेट नहीं होता, कम चीज़ें स्ट्राइक करती हैं. सो हमारी तरह के क्राउड के लिए आई रियली डोंट सी अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कराची की अवाम और इस्लामाबाद की अवाम. और आपको लग रहा है कि जो अवाम आ रही है, इज इट गेटिंग मोर एंड मोर यूज्ड टू कॉमेडी? डू यू सी दिस बिकमिंग, जिस तरह इंडिया में आखिरकार अब इट्स सॉर्ट ऑफ ब्लोइंग अप, राइट? नेटफ्लिक्स स्पेशल्स हो रहे हैं, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियंस बन रहे हैं प्रॉपर. आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में, क्योंकि हमें मतलब अगर आप ट्विटर पे जाएं तो वी आर द ट्रोल्स ऑफ द वर्ल्ड, हमें बड़ा मज़ा आता है जुगते मारने हुए या सुनते हुए, मतलब आधी हमारी अमाउंट ट्विटर पे है ही इसलिए. तो डू यू सी अस बिकमिंग अ स्टैंड अप सेंट्रिक कंट्री? आई थिंक सूनर रादर देन लेटर वो होगा तो सही, उसने होना तो है. उसमें कमज़ोरी 2-3 चीज़ों की है. चलें पहली मिसाल ले लेते, पहले स्टेप पे परफॉर्मर्स को ले लेते हैं कि ठीक है, परफॉर्मर्स अभी उतना लिख नहीं रहे हैं, उतना बना नहीं रहे हैं, बट परफॉर्मर्स के सामने मैं ये बात करूँगा तो मुझे आंखें दिखाएंगे कि कहाँ करें परफॉर्म, किधर ले जाएं लिखा हुआ कंटेंट. आई नो दिस गाय इज़ वर्किंग विद मी राइट नाउ. उस बेचारे को मैं राइटिंग पे लगा देता हूँ, उसको मैं, ज़ाहिर है वो इतना लिख रहा है, वो कहता है भाई मैं ये सारा कहाँ लेके जाऊँ, तो मैं कहता हूँ करेंगे जानी, शो करेंगे. अब वो बात है कि जब तक मैं फ्री नहीं होता तो शो हो नहीं रहा होता. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स, एवेन्यूज़ ओपन होने बहुत ज़रूरी हैं. बट परफॉर्मर्स से कहीं ज़्यादा आई थिंक द who needs to understand this art form is the people who are going to pay for it. वो 2 तरह के होते हैं, एक टिकट लेने वाले और दूसरे जो आपको पैसे दे के आपसे शो करवाते हैं, स्पॉन्सर्स. ठीक है, स्पॉन्सर्स कह लें या हाँ इवेंट्स से रिलेटेड बहुत सारा ये आ जाता है. सो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि हाउ इट कैन हेल्प देम. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में कोई कॉमेडी कैफ़े नहीं है, किधर चले जाएंगे? एक भी कॉमेडी कैफ़े होता ना तो अब तो वहाँ पे इंडिया में तो भरे पड़े होंगे. ज़ाहिर है वो गोरा ज़मानों से कर रहे हैं, उनके पास 60-70 से चल रहे हैं, हर कोने पे चले जाए तो आपको, तो कॉमेडी कैफ़े जब एक भी नहीं है एक मुल्क में तो परफॉर्मर किधर जाए? सो परफॉर्मर्स बहुत सारे आ सकते हैं. जब हमने कराची में कॉमेडी सीन शुरू किया था तो मुझे याद है विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू वीक्स, बाय अ फ्यू वीक्स मीन्स 15 वीक्स कर लें, 17 वीक्स कर लें, 15-17 वीक्स में हमारे पास 28 नए परफॉर्मर्स परफॉर्म कर चुके थे, नए. सो यू कैन इमेजिन कि परफॉर्मर है, वो मौजूद है. हम चलो 28 में से यार 20 बुरे होंगे,
लेकिन ये 20 स्टेज पे आए और उन्होंने अपना 5-7 मिनट परफॉर्म किया। ये क्या छोटी बात है जो उन्होंने कभी पहले नहीं किया। कॉन्फिडेंस जस्ट टू गो अप ऑन स्टेज, मैं हमेशा ये सोचता हूँ। तो मेरा पॉइंट ये था कि यार हम इतने छोटे स्केल पे बगैर पैसों के अपनी फेसबुक पे पोस्ट लगा के 28 लोगों को इकट्ठा कर चुके हैं इन अ फ्यू वीक्स। नाउ इमेजिन इफ वी हैड an infrastructure, if we had a house, if we had a studio, if we had a space, imagine if we had support. तो मेरे जैसा बंदा जो कि एवं फजूल में लोगों को इकट्ठे करके काम शुरू कर देता है कि जी अच्छा लोगों को इकट्ठा करो, कुछ करते हैं, हालांकि टाइम भी नहीं होता, लेकिन बस ये कि यार मतलब डिज़ायर है। दैट्स वेयर कॉमेडी स्क्वायर हैपेंड कि 2-3 लोग यहाँ इस्लामाबाद में थे जो कि हमने काम, मैंने एक दफ़ा शुरू किया था कुछ ख़ास के साथ, तो वो 2-3 इकट्ठे हो गए। फिर जब मैं चला गया वो उन्होंने सोचा अपना कुछ करते हैं, उन्होंने 1-2 शोज़ रख लिए। मैं वापस आया तो मैंने कहा चलो तुमने 1-2 शोज़ किए हैं और मिल के बैठते हैं। वहाँ से कॉमेडी स्क्वायर पाकिस्तान हैपेंड एंड अभी तक आई थिंक क्लोज टू 30 पीपल हैव परफॉर्म्ड विद अस। सो इस्लामाबाद में 30 लोगों ने परफॉर्म कर लिया यार, मतलब फिर वही बात। और हमें ढूंढा भी नहीं है अभी वही है, कनेक्शन से आ रहे हैं। ढूंढेंगे तो फिर ये 30 के 300 कर देंगे आपको। और आप इन लोगों को गाइड कर रहे हैं जो आ रहे हैं थोड़ा बहुत। एंड अच्छा, इस पर मेरे एक सवाल आता है, बिग स्टैंड अप कॉमेडी फैन, तो मैं हमेशा वही आप उनकी पॉडकास्ट देखते हैं, द लाइक्स ऑफ केविन हार्ट, डेव चैपल एक्सेट्रा, तो वो आपको एक आइडिया मिलना शुरू होती है कि इसमें भी कितनी साइंस है। मतलब ऐसे नहीं है कि वो जाके स्टेज पर खड़े होकर जुगते मार रहे हैं, उनने एक पूरी लेयरिंग लाइक एन अनियन स्टोरी बनाई हुई है। वो आपकी रिएक्शन से डिसाइड करते हैं कि ये स्टोरी आर्क चलना है या फिर हमने एक अलग स्टोरी आर्क ऑल टुगेदर पे चला जाना है, डिपेंडिंग ऑन फील। जब आपके पास कोई आता है, लेट्स से मैं आपके पास आया, ठीक है, मैं नहीं आती मुझे स्टैंड अप कॉमेडी, लेकिन मैंने करनी है, कैन एवरीबडी बी ए कॉमिक? वो हमारे एक दोस्त हैं इस्लामाबाद के परफॉर्मर है, हसान बिन शाहीन, तो उसका एक जुमला पता नहीं उसने भी किसी से सुना था या उसने ख़ुद बोला था, मुझे पसंद आया था बहुत और वो मैं हर जगह कोट करता हूँ कि हर बंदा 5 मिनट की स्टैंड अप कॉमेडी कर सकता है। 5 के बाद का फैसला फिर बाद में पता चलता है। वो पहले 5 मिनट क्यों कर सकता है? वो पहले 5 मिनट इसलिए कर सकता है बिकॉज वो एक हम क्या करते हैं कि हम उसको बिठा के कहते हैं यार जस्ट रैंडमली राइट things that you can think of, funny things that have happened to you, funny things that you've seen, things that have happened to other people but you've observed and you liked and you enjoyed. बस वो आप एक content लिख देते हैं, फिर we help them write it in shape of a stand-up comedy की का एक्ट, स्क्रिप्ट और एन एक्ट। तो फिर वी हेल्प देम इन अंडरस्टैंडिंग के जो शुरू के 10 जुमले आपने लिख दिए हैं जिसमें अभी तक 5 लाइन नहीं है, लेट्स पिक दिस, स्टार्ट इट हियर, यूं कर आके अब वो उनको थोड़ी गाइडेंस मिलती जाती है। दुनिया में कुछ भी कर लेंगे ना भैया, इंस्टीट्यूशन जब तक वो इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं होगा ना थोड़ा बहुत, तो वो वहीं का वहीं रहेगा, वो उठ नहीं सकता। चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर चीज़ जिसको काम जो कि आगे पहुंच रही है। फॉर एग्जाम्पल आपको इंजीनियर बनना है तो आपको अभी उंगलियों पे पता है मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे कौन सी किताब उठानी है, मुझे कौन सी एप्लीकेशन जमा करानी है, मुझे किस जगह जाना है, मुझे अच्छा करना है तो कहाँ जाना है, मुझे बुरा करना है तो कहाँ जाना। दैट्स कॉल्ड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ए सब्जेक्ट और एन एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। अब कॉमेडी की कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो हम वाहिद इंस्टीट्यूशन थे जो कि इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन कह लें कि कोई आया है और इसी तरह होता था, कहते थे जी मेरा ख्याल है मैं कर सकता हूँ, तेरे ख्याल को हकीकत में बदलते हैं तो लिख कुछ भी। तो वो कुछ भी लिख के लाते थे, 1 पेज 2 पेज, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, 3 ड्राफ्ट्स इनटू इट एंड दे आर रेडी विद 4-5 मिनट्स की परफॉर्मेंस। वो कर लेंगे, उन्हें भी पता लग जाएगा यार मेरे करने की चीज़ है या नहीं है, मुझे मज़ा आया नहीं आया। प्लस इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम द राइट काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। अब आपने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन जो जगह जहाँ परफॉर्म हो रहा है, जिन लोगों के सामने, जिस क्राउड के सामने परफॉर्म हो रहा है, समझ नहीं आई या हालत जो है, मतलब क्राउड बहुत अच्छा है, जगह भी उस तरह की है, लेकिन शोर है ट्रैफिक का, तो आप सुना रहे हैं लेकिन लोगों की तवज्जो उतनी है नहीं, आपकी बात मिस कर रहे हैं, आपकी इमोशन के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो अच्छा खासा स्टैंड अप कॉमिक ज़ाया हो जाता है। दैट्स व्हाई आई डू वेरी फ्यू शोज बिकॉज आई हैव टू वेट फॉर द राइट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, राइट काइंड ऑफ पीपल टू डू इट विद, एंड दैट्स व्हाई मोस्टली आई होस्ट द शोज। अब पहले मैं नहीं करता था, पहले मैं इनकरेज करता था कि नहीं सब होस्ट करें, वो करें, अभी भी करता हूँ, लेकिन अभी आई ट्राई कि नए कॉमिक्स के लिए दे नीड टू हैव अ वेरी सॉलिड base, solid environment, solid setup. And you need to warm up the crowd, and I really need to make them ready for them to enjoy what's coming up. उसमें फिर ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ें कॉमिक को नहीं भी पता होता, मैंने तो ये नहीं करना था लेकिन लोग हंस रहे थे। Why? Because they're ready.
तो वो एक encouragement भी मिलती है, तो you write more. तो all of these things ये institution से आती हैं, वो बहुत ज़रूरी है, वो हम करते हैं और ख्वाहिश है कि उसको थोड़ा अगले लेवल पे लेके जाएं. तो जो सपो किधर है कैमरा, तो अगर वो हजरात और ख़वातीन और अदर जेंडर्स जो कि किसी हवाले से किसी लेवल पे सपोर्ट कर सकते हैं, कैफ़े ओनर्स, इफ़ यू थिंक दैट यू नो इट कैन, वेल व्हाई डोंट यू थिंक दैट इट कैन बेनिफिट यू फर्स्ट ऑफ ऑल, बट if you can believe us, then let's get talking. Definitely. And I mean, I don't understand why more cafes don't do it. Yeah, I mean, it's just very strange. खैर चलें, on the last bit of stand-up comedy, and then we'll move to the other things you do. So मैं वैसे अब obviously layman terms में जब when I look at say for example the Hollywood scene, right? तो मुझे कभी कभार ऐसे लगता है, and actually there's been for example Kevin Hart, Chris Rock and other people have said कि Chappelle है ना, Chappelle is the just he's the Messi of stand-up comedy. मतलब वो जहाँ जाता है, वो एक कोई स्टोरी केविन हार्ट सुना रहा था जिसमें वो कहता है कि यार हम ना अपनी लाइंस लिख रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड वी वर प्रैक्टिसिंग एट अ कैफे, ये बिल्कुल इसी तरीके से, एंड वी वर डूइंग आवर बिट. शिपेल आया हमें देखने, सिगरेट पीते हुए उनको सुना और कहता है यार, तो किसी ने उसको कहा कि यार आप भी आ जाओ. ही लाइक यार वो ऊपर गया है, आउट परफॉर्म्ड अस विदाउट अ स्किट, एनीथिंग, जस्ट नेचुरली फनी. तो मेरा सवाल ये है कि have you come across someone you know in Karachi, Lahore, Tabish Hashmi. हाँ, Tabish was, and you've have you met, does he just make you laugh like all the time? Yeah, like he's वो ये उसका शो ये होता था कि हम एंड वो जो मैं 28 का जिक्र कर रहा था, ही वाज द 28th. अच्छा. तो जो हम कर रहे थे, मतलब यही हंटिंग फॉर मोर पीपल, तो हसान का मैंने नाम लिया. हसान knew Tabish and he was like, ताबिश भाई को बुलाते हैं. I was like, हाँ fine, why not. तो when Tabish भाई came, तो Tabish भाई ने perform किया, and it was just like, you know, much more than what we expected. And then he would do this. He would sit in the crowd and you would just ask him कि ताबिश भाई आगे ज़रा 2 मिनट माइक भी पकड़ लें, एंड हीड बी द बेस्ट. और उसका जब शो हो रहा होता था तो मैं लोगों को इकट्ठे कर करके जाता था. मतलब हमारे अंदर वो वाली फीलिंग नहीं थी कि यार अच्छा ये अच्छा क्यों कर रहा है वाली. It was so, we used to be so happy with seeing him do so well. We just knew that he's going to outshine us all and be, you know, he deserves to be at a place. You just have to be a great person for it as well. He was a great comic. He was a very, very naturally gifted. Still is. And उसके अलावा हाँ फिर और परफॉर्मर्स मिले हैं, बट दे हैव टू टॉयल हार्ड, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है. ताबिश वाज वन गाय जिसको इतना नहीं करना पड़ता. एंड ताबिश के साथ जो मैंने नोटिस किया वाचिंग हिज शोज, वाचिंग हिज स्टैंड अप एज वेल, इज के, एंड दिस इज जनरली इन लाइन विद से फॉर एग्जांपल Chappelle और अदर स्टैंड अप कॉमेडियंस के, देयर यू नो, मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ एक बहुत अंडर रेटेड इंटेलिजेंस होती है स्टैंड अप कॉमेडियंस में. आपको लगता है वो हंसा रहे तो क्या बड़ी बात, दी क्विकनेस ऑन योर फीट, कि आपने किसी ने कोई बात की और आपने एकदम से ना उसको, मतलब मुझे याद है एक ये टीवी जो ताबिश हाशमी के शोज में वसीम अकरम आया था, लिटिल थिंग्स वसीम अकरम, एंड यू जस्ट रिएक्ट सो क्विकली. तो मैं कभी कभार ये सोचता हूँ लोगों को ये रियलाइज नहीं होता, या शायद होता है, कितनी इंटेलिजेंस की गेम है स्टोरी टेलिंग, एंड ऑब्वियसली कॉमेडी एज वेल, एंड स्टैंड अप कॉमेडी फॉर दैट मैटर. आई थिंक बस one thing that I'm a little concerned about with him is कि रोस्ट की ना एक वो होती है, बस रोस्ट की एक लाइन होती है, स्पेशली व्हेन यू आर नॉट डूइंग अ रोस्ट, यू नो. सो वो एक लाइन होती है जिसके बाद यू रीच अ पॉइंट जहाँ पे यू हर्ट पीपल, एंड दैट कम्स बैक. वो जो ये जो कॉमिक के लिए थोड़ा सा एक एहतियात करने वाला, मोहतात रहने वाली चीज़ है ना, कि आपको अगले को जलील नहीं करना. यू जस्ट हैव टू बी अ गुड स्पोर्ट एंड कम अप विद अ गुड जोक. ये चीज़ फॉर एग्जांपल हमें पता है कि कपिल शर्मा एंड हिज शो पिक्स अप मोस्ट ऑफ हिज कंटेंट फ्रॉम पाकिस्तानी, पुराना पंजाबी थिएटर, और ये वो बहुत सारा कंटेंट वहाँ से आ रहा होता है. तो ठीक है, प्लेजरिज्म अपनी जगह पे है, बट कपिल शर्मा एज अ पर्सन, एज अ होस्ट, यू वुड नेवर सी द पर्सन किसी को गिराते हुए या किसी को बुरा गंदा महसूस कराते हुए. दैट्स एन आर्ट इन इट सेल्फ एज वेल. दैट रिक्वायर्स द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू आर, कि आप किस ह्यूमिलिटी का शिकार हैं वो, कि आपको अगर थोड़ी सी भी गुरूर आता भी है तो आप गिरते भी हैं उसकी वजह से. यू रियलाइज इट, क्या चाहिए. सो आप वो, सो आई थिंक दैट्स वेयर आई वुड लाइक हिम टू ड्रॉ अ line somewhere, but the rest of it I think he's brilliant. I think he's वो बात के naturally gifted and he's lovely at it. अच्छा,
अब लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्टिंग कोच साइड ऑफ योर सीवी। हाँ, आपकी सीवी बड़ी लंबी है। सवाल मेरा ये है कि एक तो कैन एवरीवन बी एन एक्टर सेम एज अ कॉमेडियन, दूसरा मेरा सवाल ये है कि आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर एस्पायरिंग एक्टर्स, जो लोग इधर उधर ट्राई कर रहे हैं। मसला ये है कि अब इंडिया है ना, इंडिया में हर किस्म का एक्टर है। देयर इज शाहरुख खान, देयर इज नवाजुद्दीन सिद्दीकी, देयर इज एवरीथिंग इन बिटवीन, राइट। एक हर बंदे के लिए एक डिफरेंट किस्म का रोल। अब यहाँ पे पाकिस्तान में प्राइमरीली तो बस वो ये ड्रामा है। तो फिर भी एक्टिंग कर लेते हैं, सलमान से शुरू कर लेते हैं। चलें, सलमान तो खैर वो तो एक इज नॉट एन एक्टर, इज अ स्टार। इस पे भी मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन उस पर मैं आता हूँ। तो ये जो एक्टिंग वाली हमारी फ्रेटर्निटी है, इसमें मसला ये है, जिस तरह अब मेरा एक दोस्त है, लेट से वो बड़ा अच्छा एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी बन सकता है, राइट, लेकिन वो एक लीडिंग मैन नहीं है। वो लेट से एक उस तरह की पर्सनैलिटी। अब पाकिस्तान में हमें क्या चाहिए, सोप ऑपराज प्राइमरीली हमारे यही बनते हैं, ड्रामा, टीवी सीरियल वगैरह। उसके लिए आपको एक खूबसूरत औरत चाहिए, एक खूबसूरत मर्द चाहिए, और एक थोड़ी बहुत एक्टिंग की उनकी कैपेबिलिटी चाहिए। तो बाकी सारे क्या करें जो आपके पास आते हैं, एक्टिंग कोच जो आप उनके बनते हैं? बाकी सारे ख्वार हों, बाकी उन्हें क्या करना है। आपका काम ही नहीं है वो, यू नो, दिस इज़ नॉट द पाकिस्तान इज़ नॉट द प्लेस टू बी इफ़ यू, अगर आप एक्टिंग में जस्टिस चाहते हैं। अगेन मिसाल फिर वही दूंगा कि इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं। एक चीज़, एक जगह टीवी जो कि इंडस्ट्री बन सकी, वो इंडस्ट्री बनने के साथ साथ पहली दफ़ा ही कह रहा हूँ शायद मैं ये, इस पे बात तो मैंने बहुत की है, बट शायद मैं आई वांट टू यूज़ अ वेरी क्रूड वर्ड, कि वो कॉरपोरेशंस की बांदी है, ठीक है। इट्स लाइक अ स्लेव टू द कॉरपोरेट मनी। तो उसका प्रॉब्लम ये है, या उसकी मजबूरी ये है ड्रामा की, ड्रामा बनाने वालों की, ड्रामा इंडस्ट्री वालों की। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मैं रिपीट करता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग ड्रामा बना रहे हैं उन्होंने अच्छा काम देखा नहीं है या वो अच्छा काम बना नहीं सकते। मसला ये है कि पैसे की जो मूवमेंट है उस एरिया में, उसने ऐसी डिमांड्स क्रिएट कर दी हैं कि जिसके बाद ड्रामा सतही ही बन सकता है। अच्छा ड्रामा प्रॉफिटेबल ही नहीं है। बड़ी सीधी सी बात है, ना अच्छी कहानी प्रॉफिटेबल है और ना को अच्छी एक्टिंग पे तवज्जो और टाइम लगाना। अच्छा, इसमें सॉरी मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन पार्ट बताना चाहता हूँ। बीच में एक्सेप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है, एक्सेप्शंस है, लेकिन हर दफ़ा जब वो एक्सेप्शन सामने आती है वो एक रिस्क के तौर पे आती है। दे नो कि हम एक रिस्क लेने लगे हैं, पता नहीं चले ना चले। डू यू थिंक कि रिस्क कम लिए जा रहे हैं या कॉर्पोरेट्स लेने नहीं दे रही, या तीसरी ऐसी बात है कि हमारी ऑडियंस तैयार नहीं है फॉर रिस्क टेकिंग सिनेमा? अब कॉरपोरेशन का देखें, मैं कॉर्पोरेट मनी के साथ उसको एसोसिएट करना इसलिए चाह रहा हूँ ताकि हम ये समझें कि ऑडियंस हमारे पास हर तरह की होती है। यही ऑडियंस थी ना जो 70-80 की दहाई में पीटीवी के इंटेलेक्चुअल ड्रामे भी देख रही थी और स्लो ड्रामे भी देख रही थी, और बड़े नवाजुद्दीन पड़े थे यहाँ पे हमारे पास जो कि काम कर रहे थे और बहुत मशहूर थे, तो वो देख रही थी। लेकिन बात यह है कि वो भी एक नीश थी, वो एक पढ़ी लिखी नीश थी, और जो पढ़े लिखे नहीं थे जो वो ड्रामे देखते थे, वो इसलिए नहीं देखते थे उन्हें ड्रामे पसंद थे, इसलिए देखते थे उनके पास ऑप्शन कोई नहीं थी। उन्हें जो नज़र आ रहा होता था वो देखते थे। समझ क्या आ रहा है, वो उन्हें मनचले का सौदा से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मनचले का सौदा जब चल रहा है तो उस टाइम पे और कुछ नहीं चल रहा पाकिस्तान में। तो उस वक्त टीवी ऑन करके आप सिर्फ वही देख सकते हैं कि फिरदौस जमाल क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है, बट यू डोंट। सो वो एक इंटेलेक्ट का जो फ़र्क था वो तब भी था, लेकिन ड्रामे निस्बतन इंटेलेक्चुअल बन रहे थे, ड्रामे निस्बतन अच्छे बन रहे थे, क्योंकि वो कॉर्पोरेट मनी ड्रिवन नहीं थे, वो एक स्टेट मनी पे चल रहे थे। वो एक स्टेट एंटिटी कॉरपोरेशन थी जो कि उनका काम ही ये था कि वो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी थी जिसके साथ उसको लेके चलना था और एक ख़ास तरह के लोगों को केटर करना था। जैसे ये प्राइवेटाइज हुआ तो अब ये जैसे कहते हैं ना, अब तो भैया जो बिकेगा वो बनेगा। और बिकेगा में आपको पता है कि हमारे यहाँ जिस किस्म की एजुकेशन है, जो एक एवरेज इंटेलेक्ट है, उस एवरेज इंटेलेक्ट को आप देख लें वो कहाँ खड़ा है। तो इसलिए जिस तरह की चीज़ आपके सामने पेश की जाएगी, नंबर्स किसको मिलेंगे? नंबर्स उसी चीज़ को मिलेंगे जो कि एक मैसिव लेवल पे
लोग रिसीव कर रहे होंगे, उसमें तमाशा होगा, उसमें बड़ी सीधी बात होगी, ब्लैक एंड वाइट लोगों को समझ में आता है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट ग्रे तक नहीं पहुँचा। एवरेज इंटेलेक्ट तो अभी भी बहुत ब्लैक एंड वाइट में है ना, फिर एक बहुत छोटी सी नीश है जो कि ग्रे को समझती है, तो वो बाहर का कंटेंट देखती है वो इंडिया का भी सेलेक्टेड कंटेंट देखती है। तो इसलिए उसके लिए तो आप टारगेट कर ही नहीं सकते, बिकॉज द कॉर्पोरेट मनी स्पेंट ऑन दोज पीपल डज नॉट मेक सेंस। यू हैव टू स्पेंड ऑन जो मैसेज आपका रिसीव कर रहे हैं। तो इसलिए उनकी इंस्ट्रक्शन होती है, लम्स IBA से पढ़े हुए लोग आपको बिठा के समझा रहे होंगे कि ड्रामा वो वाला बनाओ जो कि मेरे लिए, ड्रामा मेरे लिए मत बनाओ। दे विल इंस्ट्रक्ट यू, you make it for the masses. And I think OTTs have also played a part in this ना। पहले तो हमारे पास ऑप्शन ये होता था कि पाकिस्तानी, आपने कहा कि 70s 80s में तो PTV ही था, उसके बाद ऑप्शन आ गया कि जी PTV है, और अगर आपने ग्रे देखना है तो आपको HBO पे गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो या कुछ। फिर अब OTT है, अब तो मैं स्पेन, कोरिया, जर्मनी, जिस दिल मतलब मेरा उस दिन जो मूड होता है वो देख लेता हूँ। एंड दैट सॉर्ट ऑफ मेड इट अ ग्लोबल प्लेइंग फील्ड, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन मैं कभी कभार ये भी सोचता हूँ ना कि देखें, आई टेक योर पॉइंट, एंड ये बात बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में जो आवाम देखना चाहती है वही कॉर्पोरेट बनाना चाहती है, क्योंकि पैसे बनानी है। लेकिन मैं कभी कभार लोगों से ये भी बहस करता हूँ ना कि देखें, अब जिस तरह मौला जाट है, एक बड़ी बेसिक ब्लैक एंड वाइट मूवी है, नूरी नाथ विलन है, मौला जाट हीरो है, उनकी लड़ाई है, एंड दैट्स इट, राइट, दैट्स द स्टोरी। लेकिन अ वेरी सिंपल स्टोरी कैन ऑल्सो बी वेल टोल्ड। हमारे यहाँ मतलब स्क्रिप्ट राइटर्स, मुझे लगता है कि जो कॉन्टीन्यूटी है, जिसके हम अभी ऑफ एयर भी बात कर रहे थे, कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्टोरी टेलिंग, एक डायलॉग दैट एड्स टू द रेस्ट ऑफ द फिल्म, एक स्टोरी अबाउट टू वेरी सिंपल थिंग्स। मौला जाट एक एग्जाम्पल है, बेहतरीन फिल्म है और बहुत सिंपल फिल्म है, एंड दैट्स व्हाई इट्स डूइंग वेल। सो कांट वी मेक बेटर लो इंटेलेक्ट फिल्म्स? ब्लैक एंड वाइट अच्छी फिल्में भी तो बन सकती है ना, ब्लैक एंड वाइट नॉट द कलर बट द टाइप। दो चीज़ें इसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक तो सबसे पहले मैं ब्लैक एंड वाइट को, सॉरी, मौला जाट को इस लिस्ट से निकालना चाहूँगा। बीइंग सच अ good film, good watch, being a film that you would really like to watch again and again. I think it was made in circumstances that are going to be always rare in Pakistan. Always. You will not find a director with those liberties that Bilal could have played with the kind of money he could spend, with the kind of money he could with the kind of amount of time he could take, with the kind of people he could यूज़, क्योंकि जिस टाइम पे वो यूज़ कर रहा था वो उतने बड़े नहीं थे बड़े, लेकिन मतलब वो यूज़ है ना कि साथ साथ तो वो सब चीज़ जो है ना, वो सारी वो ब्लिप है। वो कभी पाकिस्तान में दोबारा किसी को मिला और उसने दोबारा एक ही फिल्म बनाई तो मैं चंडे रखूँगा उसको, ठीक है। एक फिल्म का टाइम और एक फिल्म का पैसा नहीं लगा हुआ इस फिल्म पे। आपको पाकिस्तान में इंडस्ट्री अगर बनानी है तो इतने पैसे और इतने टाइम पे आपको कई अच्छी फिल्में बना चुकी होनी चाहिए। दिस इज़ नॉट गोइंग अगेंस्ट व्हाट बिलाल हैज़ डन। आई थिंक व्हाट ही इज़ डन इज़ ही इज़ शोन टू द वर्ल्ड एंड टू पाकिस्तान दैट समथिंग आउट ऑफ व्हाट वी think can be done and can be made into a success. So great job done, applause, fantastic. But मैं आगे की बात कर रहा हूँ कि this cannot be replicated. An example that you want to give to people. I think the example that you want to give to people is a film like Kamli. Why? Because Kamli was made in circumstances and by people जो कि उस रट में हैं, जो कि अच्छे बुरे के मिक्स के साथ काम कर रहे हैं, जिनके पास ये ट्रबल है, ये टेंशन है कि मैं थोड़े से पैसे बढ़ा तो लूँ किसी बड़े स्टार को लेने के लिए, लेकिन फिर मैं यहाँ कैसे लगाऊंगा? यू गेट इट? और टाइम नहीं है क्योंकि आपके पास लाइन में और भी चीज़ें हैं करने को एंड स्टफ। तो आई थिंक कमली इज़ अ फिल्म जिसको अचीवेबल एग्जाम्पल है, जिसको देना चाहिए आगे बढ़ के, जो कि एक अच्छी वेल टोल्ड स्टोरी है, छोटी कहानी है, कम रिसोर्सेज में बनी हुई है। Actor was sold on the story and hence would be able to take lesser money and would give more time अपनी मर्जी से। तो and Sabaa Qamar being the kind of person who would really crave for good content, I think she would do it for free as well. You know, it's those kind of people that you can appeal to. So ये एक एग्जाम्पल है और इसके साथ आप लेके फिल्में आगे बना सकते हैं और हमें पीटना चाहिए इसको बार बार। और ये अगर फिल्म नाकाम हुई होती मैं फिर भी कहता कि चलो ये एग्जाम्पल नहीं है। मोर इजंट अ ग्रेट एग्जाम्पल, ग्रेट फिल्म नॉट अ ग्रेट एग्जाम्पल।
ठीक है, because it didn't box office मतलब वो आपने यही करना है कि आप फिल्में बनाने की काबिलियत से ही निकल जाएं, मतलब उससे ही द कैपेसिटी टू मेक फिल्म्स वो ही ना रहे, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? मतलब है तो धंधा ना, एट द एंड ऑफ द डे इट हैज़ टू ब्रिंग बैक द मनी। सो तो ये आप बनाएं, इसको हमें इतना पीटना चाहिए कि कमली देखो और इस जैसी फिल्में सोचो, इस जैसी एग्जीक्यूशन सोचो, इस जैसा, क्योंकि यही वो जो कहता है ना, आपको कम खर्च बाला नशी में पूरी साउथ की इंडस्ट्री खड़ी हो गई और आज वो इंडिया को तपेड़े मार रही है कम खर्च बाला नशीन में, कि उनका जितना पैसा लगता था वो सारा फिल्म पे लगता था। बॉलीवुड में ऐਵੇਂ ही ना, मतलब 80 करोड़ की फिल्म है, उसमें आपको 12 करोड़ की औकात नहीं नजर आ रही होती, क्योंकि बाकी सारे सलमान खान, बाकी सारा इधर उधर पता नहीं सलमान नहीं लेता, लेकिन मतलब यस उस किस्म के अननेसेसरी चीज़ों पे जा रहा होता है। लेकिन एंड सेकंड थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इसमें कि वी जनरली इन पाकिस्तान जो अच्छे स्टोरी टेलर्स थे 4-8, वो जब काम कर रहे थे तो नज़र आ रहा था, अल्लाह के फजलो करम से जब वो काम कर रहे थे उन्होंने किसी को घुसने नहीं दिया, ठीक है, जो अच्छे थे। ये हम डिस्काउंट कर जाते हैं, इसका कभी हम ख्याल नहीं रखते कि जो अच्छे थे उन्होंने कब्जा जमाया हुआ था, उन्होंने किसी को घुसने नहीं दिया, उन्होंने मोनोपलाइज किया, उन्होंने किसी को सीखने भी नहीं दिया। वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, ये किसी को सिखाया तो नहीं उन्होंने। ये मुझे इतना बुरा लगता है ये जुमला, अपने आप में ये एक इंस्टीट्यूशन है तो सिखाते। 4-8 इंडस्ट्री खड़ा करते, कोई इंडस्ट्री खड़ा करते, कोई जनरेशन होती है जिसने सीखा हुआ होता, आपसे सीखा होता, आपके शागिर्दों से सीखा होता, आपके एसोसिएट्स से सीखा होता। नहीं सीखा किसी ने, क्योंकि इन्होंने सिखाया ही नहीं, ये डरते थे, घबराते थे। तो ऑल द लेजेंड्स जिनका मरने पे हम मातम कर रहे होते हैं, जिनकी ज़िंदगियों पे हम रालें टपका रहे होते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मोनोपलाइज किया था, जिन्होंने बढ़ने नहीं दिया। दूसरा, हमारी स्टेट हैज़ फेल्ड इन डेवलपिंग इंस्टीट्यूशंस टू ट्रेन पीपल इन टू लर्निंग व्हाट स्टोरी टेलिंग इज। So we in Pakistan are left with a huge generation of people who are working on stories who don't know what a story is. And have never actually been from a university or a fraternity or on the films or on the sets or learned from someone. Absolutely. जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे होते हैं उधर बेचारे उनके टीचर्स को भी तो वही पता होता है, उनको भी तो फ्रेम ही पता है, उनको कहानी की बनावट नहीं पता कि कहानी बुनी कैसे जाती है, और उनने कभी खुद नहीं किया होगा ना, तो क्या पता उन्हें। अच्छा, एक दो और सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, देन लाइक आई कॉल इट अ डे। आपने हमें बड़ा टाइम दिया है, लेकिन एक सवाल तो मेरा ये है कि दिस इज़ अ ब्रॉडर प्रॉब्लम। अब आप देखते हैं कि, और या मैं देख रहा हूँ बीइंग फ्रॉम द एडवर्टाइजिंग स्पेस और एवरीथिंग, कि जो हमारी यंगर लॉट है ना, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में, टैलेंट इज बिकमिंग सेकेंडरी एंड स्टारडम इज बिकमिंग sort of more important, right? So क्या होता जा रहा है कि आपकी एज ऑफ द इन्फ्लुएंसर है, वो ज़माना चला गया है कि आप आओ लियोनार्डो डिकैप्रियो की तरह पता नहीं कितनी फिल्में करो, मशहूर होने के बाद पता नहीं टाइटैनिक के पोस्टर पे हो, उसके बाद और मशहूर हो, उसके बाद बड़े एक्टर बनो। अब आप वो जो आई थिंक नेम इज़ दना नीर, वो जो पार्टी हो रही है वाली लड़की, यू हैव वन वीडियो गो वायरल एंड नाउ यू आर एन एक्ट्रेस, राइट? एंड दिस नॉट पाकिस्तान बाय द वे, दिस इज वर्ल्ड वाइड। अगर आप WWE चैंपियन देखेंगे तो वो जेक पॉल है, जो कोई इन्फ्लुएंसर है। तो अगर आप ये देखेंगे तो वो, मतलब एज इन दे हैव, इट्स अ वर्ल्ड वेयर यू आर कमिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। अब उसमें हो क्या रहा है कि स्टोरी टेलिंग जो है ना, या आपकी स्टोरी टेलिंग तो चलें, इज स्टिल अबाउट द राइटर एंड द डायरेक्टर। एक्टिंग जो है इज बिकमिंग, यू नो, अगर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े एक्टर्स देखें, मैं लोगों से ये कहता हूँ कि वर दे एक्टर्स फर्स्ट? Fawad was a musician. Ali Zafar was a musician. I don't know. Mahira was a VJ. Mahira was a VJ. क्या कहते हैं? Everyone. I mean, most of these guys. Atif Aslam has been in several films. Are musicians that have come into acting. हमारे लिए तो वजह ये थी कि हमारे पास कुछ स्टार था ही नहीं, एक शान था बेचारा, और बाकी सारे कोई फिल्में में की नहीं। लेकिन जो अगली बैच है, that doesn't necessarily care for acting versus their affiliation to someone. हमने सल्लू भैया का अगर एग्जांपल देखें, सल्लू भैया की क्या स्क्रिप्ट होती है यार, वो अपनी शर्ट उतारता है, वो 3 चीज़ें करता है एंड 100 करोड़ कमाता है, राइट? दैट्स हाउ इट इज़, इट्स अ स्टैंडर्ड स्टेपल फिल्म। ड्वेन जॉनसन इन द US इज डूइंग समथिंग सिमिलर। आपको लगता है कि ये एक्टिंग एज एन आर्ट, वेयर इज इट गोइंग? आई थिंक ये ऐसा नहीं है कि, एक तो आपने एक अच्छा कहा, ये कह दिया कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। मैं दूसरी जो चीज़ उसमें साथ ऐड करना चाहूँगा कि ये आज का प्रॉब्लम नहीं है,
ये हमेशा का प्रॉब्लम है। और इसमें फ़र्क वक्त का नहीं है कि सोशल मीडिया आ गया या फिल्में वैसी बननी शुरू हो गई या OTT आ गया या इन चीज़ों से इसका ताल्लुक़ नहीं है। मैं ऐसी बात करने लगा हूँ जो कि शायद आप भी एग्री ना करें, शायद बहुत सारे लोग एग्री ना करें, बट मैंने ये जुमला भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैंने बड़ा स्टडी किया इसको, नहीं ऑब्ज़र्व किया, लाइक आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन 1000 टाइम्स बिकॉज मैंने भी एक्टिंग की लाइन में स्ट्रगल करके एक्टिंग की लाइन में स्ट्रगल करने को छोड़ने का फैसला किया ज़िंदगी में, एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग अदर थिंग्स एंड आई वाज एबल टू डू थिंग्स बिकॉज मैं उस रट में और उस गंद में नहीं पड़ना चाहता। बीइंग एन एक्टिंग कोच, एक्टिंग का काम ही नहीं मिलता था। सो एंड वही बात कि वो जो स्टडी किया वो इसी बेसिस पे किया कि ये क्या हो रहा है, ये क्या देख रहे हैं, ये क्या पूछ रहे हैं, ये क्या चाहते हैं। सो आई हैड टू फाइंड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। ये मसला सिर्फ उसी चीज़ का है कि जहाँ आपको इंडस्ट्रीज़ मिलेंगी ड्रिवन बाय फ्री मार्केट, वहाँ ये होगा। और ये जब जहाँ फ्री मार्केट ने क्रिएटिविटी की इस दुनिया को, ये स्टोरी टेलिंग की इस दुनिया को कंट्रोल किया है या उस पे सरबराही की है, वहाँ ये हुआ है। वहाँ पे हर किस्म का तमाशा बिकेगा, आपका तमाशा ही बिकेगा। असल चीज़ वो जो काबिलियत वाली चीज़ है, वैन गॉग को भी किसी ने एक पेंटिंग भी नहीं ख़रीदी थी, तो वो तो पुराने दौर थे ना, वो तो अच्छे समझदार दौर थे। सो पॉइंट ये कि आखिर में चलता वही है तमाशा, जो ज़्यादा उसका शोर कर सकता है, जो ज़्यादा मुंह फट है। वही बात एडिसन और क्या टेस्ला और ये जो मुकाबले थे कि जो बोल रहा है उसको मिल रहा है, जो नहीं बोल रहा है, जो काम कर रहा है उसको नहीं मिल रहा। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। वाई? बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर ड्रिवन बाय फ्री मार्केट, बाय द कॉरपोरेशन का पैसा। कॉरपोरेशन मीन्स के जब ये इनको रिटर्न जिसको चाहिए, व्हेन इसका मैं अल्टरनेटिव बता देता हूँ कि इसका अल्टरनेटिव बड़ा सिंपल है और दुनिया में इसके बेशबहा तजर्बे भी हो चुके हैं, कामयाब तजर्बे भी हो चुके हैं, कि व्हेन द स्टेट टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस स्टेट में आप हैं। अब प्रॉब्लम यही है ना कि इस दौर में वो द नेशंस हैव बिकम कॉरपोरेशंस एंड क्या द कंपनीज आर द न्यू कंट्रीज एंड द कंट्रीज आर द न्यू कंपनीज। तो उसमें हमारी वो जो कंट्री और स्टेट की एक वो है बनावट है और उसकी जो रेलेवेंस है उसको इतना डिस्काउंट कर दिया गया, उसको इतना तोड़ा फोड़ा गया कि स्टेट अपनी मर्जी से फैसला ले ही नहीं पाती। उसको ये बता दिया गया तुम्हारे इसमें काम ही नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि कॉरपोरेशंस को फैसिलिटेट करो और उनको रिश्वतें खाने दो और उनको सारे खाते उनको पकड़ा दो। तो पॉइंट ये है कि स्टेट जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है तो आहिस्ता आहिस्ता आप शेप कर सकते हैं पूरी की पूरी नैरेटिव, आप नैरेटिव शेप कर सकते हैं और उस नैरेटिव में आप पूरी की पूरी कौम को ये बताते हैं इज्जत किसकी करनी है, किसको कंट्रोल द सॉर्ट ऑफ नैरेटिव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक्चुअली दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि हॉलीवुड, बॉलीवुड, बियॉन्ड एवरीथिंग हैज बीन shaped by the state very much so। और हमारा थोड़ा मसला ये है कि हाँ वो अभी आई थिंक शोएब मंसूर की मूवी निकल रही है एयरफोर्स के बारे में, आई गेस दैट्स somewhat state backed, but state is on you। असल में our state is also in a state of shambles। हाँ, ये भी मैं कहना मतलब मसला एक और ये आ जाता है ना कि स्टेट है क्या। अब हमारी स्टेट, मेरे ज़हन में आप स्टेट बोलते हैं मैं फौज सोचता हूँ, आप समझ रहे हैं। अब वो शायद चलो ऐसा करते हैं, खत्म कर चले फेड अप, maybe no more talk। नहीं but you're right actually। ये एक जहाँ एक कर्स है वहाँ एक ब्लेसिंग भी है कि यार मतलब चलो स्टेट में से कोई तो नुक्ता बचा है जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं स्पेंड करता है। आप देखा जाए तो मौला जट में भी अगर स्टेट इन्वॉल्व नहीं होगी तो लाहौर किले पे शूट होगा? बिल्कुल नहीं होगा ना। मतलब इट हैज़ टू कोई भी अच्छी चीज़ सामने लाने के लिए आपको वो एक मशीनरी चाहिए है जो कि अगर कोई एरा गैरा नत्थु खैरा फिल्म बनाने की कोशिश करेगा तो एरा गैरा नत्थु खैरे को यहाँ रोड पे शूट करने की इजाज़त नहीं मिलती। यही तो मसला है, पता है ना आपको। सो जब आप टीवीसी डॉक्यूमेंट्री कुछ भी शूट करने जाओ आपको रोक देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक वो मशीनरी साथ नहीं आएगी। द इस्लामाबाद थिएटर दैट वी रिमेंबर, आई हैव रिपीटेडली टॉक्ड अबाउट दिस। इस्लामाबाद में थिएटर बड़ा उठ गया था, बड़ा मजा था, बड़ा ज़बरदस्त, और ये भी आ गया और हमजा बाशी आ गया, ऑल ऑफ दीज बिग स्टार्स दैट आर नाउ वर्किंग ऑन टीवी एंड फिल्म्स एंड जाहिद एंड ऑल ऑफ दोस, ये इस्लामाबाद के थिएटर से निकले। एक थोड़ी देर की इंस्टीट्यूशनलाइजिंग की देर थी, थोड़ी सी देर की स्टेट
सपोर्ट की, गेम चेंज हो गई. वाई? बिकॉज द स्टेट वॉज इंटरेस्टेड इन गेटिंग द राइट पीपल. इसमें भी बिलाल साहब के अब्बू का बड़ा गहरा ताल्लुक है, बिकॉज ही वॉज हैंड पिक्ड टू डू दिस. एंड एक्चुअली अगर आप देखिए, मैं लोगों को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मतलब वो जो एरा था शराबील एंड उस तरह के डायरेक्टर्स का, कितने लोग निकले उसे, हमजा अली अब्बासी, द जसवाल्स, a dictator who was interested in theater, in music, was just keen on. नापा खड़ा कर दिया, PNCA खड़ा कर दिया, कराची आर्ट्स काउंसिल को, पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची को नया रंग दे दिया, नया शक्ल दे दी. अलहमरा का एक जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ वहाँ आपको एक डिक्टेटर की रंग नजर आ रहा है, क्योंकि वो डिक्टेटर तबला बजाने का शौकीन था. तो बस दुआ करें कि तबला बजाने के शौकीन वापस आ जाए. His daughter is still working for the betterment of classical musicians of Pakistan. So बात ये कि आपका अब प्रॉब्लम, वही जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, वो प्रॉब्लम ये है कि वो एक शख्स था एक इंस्टीट्यूशन का, एक बंदा एक इंस्टीट्यूशन का शख्स था, क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो साइड पे हो गया, सारे का सारा बह गया. इमेजिन इफ द होल imagine if we had institutions like NAPA, जो उसी ने खड़े किए, लेकिन imagine if we had more institutions like NAPA, imagine if we had more places where people could easily go to. कोई एक जगह नहीं. आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप कहाँ जाएंगे? आपके पास पता ही नहीं है ना आप कहाँ चले जाएं. मैं वो आई वाज सिटिंग विद दिस एक्टर, वही जाहिद के साथ बैठा था ना. आई टोल्ड हिम, मैंने कहा भैया अभी तुम्हारा इंस्टाग्राम खोलूँ ना तो कल परसों में तुम्हें 12-15 मैसेज आए होंगे कि मुझे भी एक्टिंग करनी है. कितनी दुनिया है जो कि, और एनी सेज लाइक बिल्कुल ऐसे ही है. मैं अभी खोलता हूँ तो इतने सारे लोग, कहाँ जाएंगे? ₹1 का इंस्टीट्यूशन नहीं है. कुछ करने को भी बेचारे, मतलब वही है ना, इंस्टीट्यूशन नहीं है, प्रोजेक्ट्स नहीं है, एवेन्यूज. तो स्टेट खड़ा करती है उनको, स्टेट उनको फंड करती थोड़ा बहुत, तो थोड़े थोड़े पैसे देती है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा काम में अच्छा काम नज़र आता. एंड इंडिया हैज़ डन दिस. ये हमें नज़र नहीं आता. इंडिया अब हुआ है ग्लोबलाइज एंड कैपिटलिस्ट, जो उसका एक स्ट्रक्चर बना है, वो अब कहीं जाके बना है. वो पूरा स्टेट बैक्ड उनकी इंस्टीट्यूशंस बड़े अरसे से चलते रहे, तो कहीं वो फिल्म इंडस्ट्री बनी जिसको आप कॉरपोरेशंस के हवाले कर सकते थे. अच्छा चलिए सर, एक तो थैंक यू, यू गिवन मी अ लॉट ऑफ टाइम. आई जस्ट हैव वन लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज योर फेवरेट फिल्म? एंड सेकंड क्वेश्चन, इफ यू कुड, अज्यूमिंग कि आपका ही आइडिया है, ठीक है, ये आई अंडरस्टैंड कि आप कहेंगे कि मैं अपनी एक चीज़ बनाना चाहूँ, लेकिन assuming, what is the film you would most like to direct? I think I'm very very fascinated. I mean there were, चलें पहले उस फिल्म का नाम ले लेता हूँ जो मैं बड़े अरसे तक अपनी फेवरेट फिल्म करार देता रहा हूँ. वॉज 70s की एक फिल्म थी अमिताभ के बड़े शुरू के टाइम का. आई थिंक हिज सेकेंड और थर्ड फिल्म. इट्स कॉल्ड आनंद. अच्छा. राजेश खन्ना एंड अमिताभ, एंड डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी. तो ऋषिकेश मुखर्जी वो बंदा है जिसने अमिताभ को बनाया है बेसिकली, बिकॉज अमिताभ इन टाइम्स जब उसको कोई कास्ट नहीं करता था तो ऋषिकेश मुखर्जी यूज्ड टू keep picking him up and working with him on great films, and these are memorable films. So Anand ho gayi, Chupke ho gayi, and stuff like that. So but Anand, I kept telling people that it, but ऐसा मुझे realize हो गया कि it's very very unfair to call a film favorite film. हाँ, जो सवाल आपने पूछा है उसका अगर मैं जवाब दूँ तो yes, बेशबहा ऐसी फिल्म है, but वो शायद जो जिस रेफरेंस से लोग देखें, मतलब करीब की एग्जांपल दूं तो आई थिंक हाईवे इज़ अ फिल्म दैट आई वुड रियली लाइक टू मेक. तमाशा, आई थिंक ये जो एक है ना इसकी स्टोरी टेलिंग स्टाइल जो इम्तियाज़ अली का है, इज़ व्हाट रियली गेट्स टू मी. एंड आई थिंक हाईवे इज़ अ ग्रेट एग्जांपल, बिकॉज तमाशा फिर भी एक बड़ी वो है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उससे. आई वुड हैव लाइक टू मे बी सिंप्लीफाइड लिटिल बेटर, बट हाईवे इज़ the one film that I would, you know, मैं कहता ना वो यहाँ सीने से लगा के रखता कि अगर मैंने बनाई होती तो मैं कहता ये मैंने बनाई है, हाँ बना लो मेरे से 100 करोड़ की फिल्म, उस पर नहीं मैं इतना फ़ख्र करूँगा, बट ये छोटी फिल्म, if I can do that, I'll be really proud of it. चलें ठीक है. आपका कोई थिएटर का प्ले आ रहा था यहाँ पे, अगर आप प्लग करना चाह रहे हैं तो वो या जैसे मैंने मेंशन किया, अभी कराची में वो स्टार्टिंग मेरी शादी मेरी मर्जी के नाम से. इट्स बीइंग कॉल्ड अ पॉलिटिकल एलिगरी. इट्स बीइंग रिटन बाय अशर नईम, वेरी वेल रिटन. आई एम वेरी हैप्पी टू डायरेक्ट समथिंग दैट समबडी एल्स हैज़ रिटन फाइनली. ये इस्लामाबाद आएगा प्ले? ये इस्लामाबाद आएगा. होपफुली दिस प्ले विल कम. मेरे पास इस वक्त डेट्स नहीं है सामने, बट यही जो अगले रमज़ान से पहले की ड्यूरेशन है, इसमें we'll travel to different cities, and people enjoyed it when we launched it. Hopefully जब वो बाकी जगह पहुंचता है तो
वहाँ पे भी लोग इन्जॉय करेंगे। इंशाल्लाह। चलें सर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट, आई रियली एंजॉयड दिस। थैंक्स सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। If you guys like the content, yeah, please do subscribe to our channel, and we'll see you for the next podcast.